दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास चरित्रहीन, जिसे लिखा है शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने। दोस्तों मैं इस उपन्यास के अब तक 8 भागों का वाचन अपने पिछले वाचन के क्रम में कर चुका हूँ, जिसे आप कथा कहानी और उपन्यास के माध्यम से सुन सकते हैं। दोस्तों आज लीजिए सुनिए इस उपन्यास के 9वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। सतीश हतबुद्धि सा हो गया था। क्यों सावित्री अविश्राम आकर्षित करती है और क्यों पास आने पर इस तरह निष्ठुर आघात करके दूर हटा देती है। उस दिन सारी रात बराबर सोचते रहने पर भी इसका कोई स्पष्ट कारण खोजकर वह न पा सका। पिछली रात की एक बात अब तक उसकी हड्डियों में झंझनाती हुई बज रही थी। इस कारण वह भोर में बाहर निकल पड़ा और किराए का एक मकान ठीक करके आकर मजदूर बुलाकर अपना सामान लदवाने लगा। यह काम देखकर बासा के सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। अधिक आश्चर्य में पड़ा बिहारी। उसने पास आकर धीरे धीरे पूछा, बाबू क्या घर जा रहे हैं? सतीश ने उसके हाथ में 5 रुपए देकर कहा, नहीं बिहारी, घर पर नहीं, स्कूल के पास ही एक मकान पा गया हूं, इसलिए जा रहा हूं। बिहारी ने कहा, किंतु वह तो अभी तक आई ही नहीं है बाबू। सतीश ने मुंह ऊपर उठाए बिना ही कहा, आई नहीं है? अच्छा तू मेरे बिछौने को बांध दे, मैं तब तक राखाल बाबू के कमरे से आ रहा हूं। यह कहकर बासे का देना पावना चुका देने के लिए वह राखाल बाबू के कमरे में चला गया। उस कमरे में बहुत से लोग उपस्थित थे। शायद यही आलोचना चल रही थी, क्योंकि उसको देखते ही सभी निस्तब्ध हो गए। राखाल ने जरा हंसने की चेष्टा करके कहा, सतीश बाबू इस तरह अचानक कैसे? सतीश ने हाथ के रुपयों को मेज के किनारे रखकर कहा, अचानक एक दिन मैं भी आया था, अचानक एक दिन जा रहा हूं। इन्हीं रुपयों से शायद आपका हिसाब चुकता हो जाएगा। यदि न हो तो हिसाब हो जाने पर मुझे खबर कर दीजिएगा, बाकी रुपए भेज दूंगा। राखाल ने कहा, खबर कहाँ दूंगा? मेरे स्कूल के पते से एक कार्ड लिखकर भेज दीजिएगा, मुझे मिल जाएगा। यह कहकर सतीश और किसी सवाल जवाब की प्रतीक्षा न करके बाहर चला गया। कमरे के अंदर एक दबी हुई हंसी की आवाज सतीश के कानों में आ पहुंची। बिहारी निकट ही खड़ा था। कमरे में घुसकर हाथ की छोटी सी गठरी किवाड़ की आड़ में उतारकर रख देने के बाद राखाल को लक्ष्य करके बोला, बाबू मेरा 17 दिन का वेतन हिसाब करके दे दीजिए, मुझे इसी दम बाबू के साथ जाना पड़ेगा। राखाल ने विस्मित और क्रुद्ध होकर कहा, तू जाएगा? यहाँ काम कौन करेगा? जाऊंगा कह देने से ही तो जाना नहीं होता। बिहारी ने कहा, होगा क्यों नहीं बाबू, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। राखाल ने अग्नि की तरह जलकर कहा, जाना पड़ेगा कह देने से ही हो जाएगा? नियमानुसार नोटिस देना चाहिए, मालूम है? बिहारी ने कहा, वह एक दिन नियमानुसार आकर दे जाऊंगा, अभी वेतन दे दीजिए, मुझे माल असबाब जुटाना पड़ेगा। राखाल और कुछ न कहकर तूफान की गति से बाहर आया और सतीश के कमरे में घुसते ही बोल उठा, सतीश बाबू ये सब कैसे काम हैं? सतीश बिछौना बांधते हुए बोला, कौन सब? राखाल ने उदंड भाव से कहा, नौकरानी नहीं आई, वह तो पहले ही चली गई है। देख रहा हूं बिहारी को भी ले जाना चाहते हैं। क्यों? अपराध किया है आपने, दंड हम लोग भोगेंगे। सतीश ने कहा, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। राखाल ने कंठ का स्वर ऊंचा करके कहा, समझेंगे क्यों? न समझने में ही तो सुविधा है। खुद न जाने से तो आपको निकाल बाहर करना ही पड़ता। लेकिन जो कुछ भी हो, एक सहज शिष्टता का बोध भी क्या नहीं रखना चाहिए? सतीश की दोनों आंखें जल उठी। पास आकर वह बोला, आप यह सब क्या कह रहे हैं राखाल बाबू? ईर्ष्या की आग राखाल को जला रही थी। बोला, ठीक कह रहा हूं, आप भी ठीक समझ रहे हैं। सतीश बाबू कोई भी बात हम लोगों से छिपी नहीं है। अच्छा जाइए आप। क्या ही काला सांप मकान में लाया गया था, ऐसे बासे को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सतीश ने राखाल का एक हाथ थाम कर कहा,
आप क्या कह रहे हैं राखाल बाबू? राखाल जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाकर गरज उठा। जाइए, ढोंग मत रचिए, जाइए, आप दूर हट जाइए। बिहारी ने कमरे में आकर कहा, सतीश बाबू, जाने दें उनको। उनका मोह कहाँ है और कहाँ है उनकी जलन, यह बात मैं एक दिन आपको बताऊंगा। मैं सब जानता हूँ। आइए हम लोग चीज सामान ठीक कर डालें। राखाल अपने पैरों की आवाज से मकान कपाकर बाहर चला गया। सतीश ने चौकी पर बैठकर कहा, यह सब क्या है बिहारी? बिहारी ने कहा, मैं आपके साथ जाऊंगा, यहां न रह सकूंगा। सतीश ने आश्चर्य में पड़कर कहा, मेरे साथ? यहां काम कौन करेगा? बिहारी ने अविचलित दृढ़ता के साथ कहा, जिसकी इच्छा हो वह करे। मैं साथ ही जाऊंगा, नौकर के बिना तो आपका काम चलेगा नहीं। इतनी देर में मामला समझ सकने पर सतीश पल भर चुप रहकर बोला, यह बात पहले कह देने से तो ठीक रहता बिहारी। बिहारी कुछ नहीं बोला, चुपचाप चीज सामान बाद बटोर कर मजदूर के सिर पर उठाने लगा। वह जाएगा ही, इसमें और संदेह नहीं रहा। सतीश नए बासे पर आकर सोच रहा था, मैं कैसा हो गया हूं? किस तरह ऐरा गैरा कोई भी मेरा अपमान करने का साहस करता है। यही नहीं, अपमान करके स्वच्छंदता से परित्राण पा जाता है। क्यों? मेरी साधारण शारीरिक शक्ति एक तिल भी कम नहीं हुई है, फिर भी मैं क्यों मुंह ऊपर उठाकर जोर लगाकर बात नहीं कर सकता? क्यों मैं सिर झुकाए ही सब सह लेता हूं? अपने मन की यह सोचनी दुर्बलता आज उसको बड़ी चोट पहुंचाने लगी, और उससे भी अधिक चोट लगी इस दुख की कि प्रतिकार करने का सामर्थ्य भी मानो आज उसके हाथ से निकल गया। राखाल की क्रोध भरी भाषा ने उस रात की घटना का ही उल्लेख किया है। इसमें संदेह मात्र नहीं है कि इसी को याद करके सतीश लज्जा से गड़ गया। विपिन के आदमियों ने उसको किस तरह किस भाव से पकड़ लिया था, अंधेरे कमरे में किस तरह वह डर के मुर्दे की तरह पड़ा हुआ था। वे लोग बुद्धिमान थे और किस तरह सारी चालाकी समझ लेने पर ओढ़ने के अंदर से उसे खींचकर ले गए थे, इत्यादि चित्तग्राही दुर्लभ विवरण का सत्य मिथ्या के अलंकार आडंबर से लपेटकर जो वर्णन किया गया होगा, उपस्थित सब लोगों ने किस प्रकार उत्कंठ, आनंद, आग्रह और ऊंची हंसी के साथ उसका उपयोग किया होगा, उसका आदि से अंत तक कल्पना करके उसका चेहरा इतना ज़्यादा मर्मांतक और विभस्व होकर दिखाई पड़ा कि अगले कमरे के अंदर भी सतीश का पूरा चेहरा वेदना से विकृत हो उठा। उसका आदि से अंत तक कल्पना करके उसका चेहरा इतना ज़्यादा मर्मांतक और विभस्व होकर दिखाई पड़ा कि अकेले कमरे के अंदर भी सतीश का पूरा चेहरा वेदना से विकृत हो उठा। फिर उन्हीं लोगों के सामने ही राखाल ने उसका अपमान करके विदा कर दिया। वह एक बात भी कह नहीं सका। यह सुनकर सावित्री क्या सोचेगी? वह कुछ न कहेगी, सब सह लेगी, एक जवाब भी न देगी। उसका आत्मसम्मान बोध कितना बड़ा है, इसको भी वह जैसे असंदिग्ध भाव से समझ गया था। उसके व्यथित चेहरे की आकृति वह कल्पना में आज स्पष्ट देखने लगा। सतीश ने मन ही मन कहा कि जरूर मेरी निर्बुद्धिता से जो आज दुर्घटना हो गई है, असहाय सावित्री को उसके बीच छोड़कर चला आना उचित नहीं हुआ। लेकिन उचित क्या हो सकता था, यह किसी तरह सोचने पर भी वह समझ नहीं सका। लेकिन सावित्री ने क्या खुद ही उसको चले जाने को नहीं कहा? उसने क्या गर्व के साथ ही नहीं कहा? इसमें वह कोई अपमान नहीं समझती। बिहारी ने आकर कहा, बाबू आपके स्नान का समय हो गया है। आज उसके कंठ स्वर में विशेष अर्थ था। सतीश लज्जित होकर झटपट उठा और तौलिया कंधे पर रखकर स्नान करने चला गया। हाय रे, जब हृदय चूर चूर हो रहा था तब भी नित्य के काम में लापरवाही करने का उपाय नहीं था। उस दिन वह स्कूल गया लेकिन क्लास में न जा सका। बाहर घूम घूम कर ही बासे पर लौट आया और कमरे में घुसते ही किसी तरह की निराशा से मानो उसका पूरा हृदय परिपूर्ण हो उठा। इस नए कमरे को सजाकर सरियाकर ठीक ठाक करने में बिहारी ने खूब परिश्रम किया है, यह बात समझ में आ गई। लेकिन अपटू हाथ की प्रथम चेष्टा कहीं भी छिपी नहीं है, यह भी उसी तरह दृष्टि में पड़ गई। बिहारी शरबत ले आया।
तंबाकू चढ़ा कर दिया और दुकान से पान का दोना खरीद कर ले आया। वृद्ध की अनभ्यस्त इन सब सेवाओं की चेष्टा से सतीश मन ही मन हंसने जा रहा था, पर रुलाई आ गई और उसने नेत्र पोंछ डाले। रात को बिछौने पर लेटकर सतीश सोचने लगा, जो कुछ होना था हो गया। इन सब बातों को वह अब मन में भी न लाएगा। लिखने पढ़ने के लिए वह कलकत्ता आया था, तो इसी को लेकर रहेगा या घर लौट जाएगा। लेकिन उस दिन मूर्छिता नारी के गर्म शरीर के स्पर्श को लेकर वह घर लौट आया था। वह गर्मी उसके समस्त संयम की चेष्टा को गलाकर खत्म करने लगी। बिहारी मन ही मन सब समझ रहा था, लेकिन सांत्वना देने का साहस उसको नहीं था। इसी कारण वह उदास चेहरे से चुपचाप दरवाजे के बाहर बैठा रहा। लगभग 10 बज रहे थे। उसने धीरे धीरे मुंह बढ़ाकर कहा, बाबू बत्ती बुझा दूं? सतीश ने कहा, बुझा दे, लेकिन तू सोएगा कहाँ बिहारी? मैं यही हूँ बाबू, मैंने अपनी चटाई दरवाजे पर ही बिछा दी है। सतीश ने पूछा, क्या इस मकान में नौकरों के लिए सोने की जगह नहीं है? बिहारी ने कहा, नीचे एक कमरा खाली है, शायद आपको कोई ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए यही रहूँगा। सतीश ने व्यग्र होकर कहा, यह कैसी बात? तू वहीं सोने चला जा, बूढ़ा आदमी है, ओस में मत रहो। ओस कहाँ है बाबू? कहकर बिहारी वहीं पर चादर ओढ़कर सो रहा। कुछ क्षण चुप रहकर सतीश ने पूछा, रात कितनी हो गई रे? ज़्यादा नहीं हुई है बाबू, शायद 10 बजे हैं। सतीश फिर चुप सो रहा। कुछ क्षण बाद मृदु कंठ से उसने पूछा, अच्छा तू सावित्री का घर जानता है बिहारी? बिहारी उठकर बैठ गया। बोला, जानता तो हूँ बाबू, काफ़ी दिनों तक उसे घर तक पहुँचा आया हूँ। सतीश और कुछ न बोला। बिहारी ने कहा, एक बार जाकर देखाऊं क्या? इस बार सतीश घबरा कर बोल उठा, नहीं नहीं, तू जाएगा कहाँ? वह तो बहुत ही दूर है। बिहारी ने कहा, दूर बिल्कुल नहीं है बाबू। सतीश कुछ सोचने लगा, बोला नहीं। बिहारी ने धीरे धीरे कहा, बाबू यदि 1 घंटे की छुट्टी दें तो देख आऊं। सवेरे वह काम पर आई नहीं थी, शायद बीमार पड़ गई है। फिर भी सतीश कुछ नहीं बोला। बिहारी मन ही मन घबरा उठा। आज सारा दिन वह अपनी आदत के अनुसार बातें नहीं कह सका था। उस पर से कहने के लिए विषय इतने अधिक जमा हो चुके थे कि वह एक बार फिर बोला, एक नई जगह में नींद नहीं लग रही है बाबू, फिर एक बार तंबाकू चढ़ा दूं? वह अनमनस्क सा हो गया था, इसलिए उत्तर नहीं दिया। तो भी बिहारी कुछ देर तक उत्सुक होकर प्रतीक्षा करता रहा। अंत में वह वहीं सो गया। दूसरे दिन ठीक वक्त पर सतीश स्कूल गया। दोपहर को बिहारी सब काम काज पूरा करके हाल में ही रखे गए पांडे महाराज के ऊपर डेरे की देखभाल करने का भार देकर बाहर चला गया और 17 दिन का वेतन वसूल करने के बहाने पुराने डेरे पर जा पहुंचा। फिर भी उसको यह भय था कि राखाल बाबू कहीं ऑफिस न गए हों, इसलिए मकान में घुसते ही नए नौकर से खबर जान लेने पर वह निर्भय होकर रसोई घर के सामने चला गया। उसने कंठ का स्वर ऊंचा करके कहा, महाराज जी प्रणाम। महाराज जी गांजा पीकर दीवार पर उठंग कर नेत्र बंद किए ध्यान कर रहे थे। चौंक उठे और बोले, कल्याण हो। उसके बाद माथा सीधा करके नेत्र खुलकर बोले, कौन है? बिहारी, आ बैठ जा। बिहारी पास आकर पैरों की धूली को सिर पर चढ़ाकर बैठ गया। चक्रवर्ती ने अंगोछे की खूंट खोलकर थोड़ा सा गांजा निकालकर बिहारी के हाथ में देकर कहा, उस मकान में अब रसोई कौन बनाता है? बिहारी उठकर चला गया। हथेली में 2-4 बूंद पानी लेकर लौट आया और बोला, एक गंवार ब्राह्मण, एकदम जानवर है। चक्रवर्ती ने खुश होकर सिर हिलाकर कहा, भगवान उन लोगों को पूछ देना भूल गए हैं, यही आश्चर्य की बात है। इसके बाद डेरे के नए नौकर को लक्ष्य करके बोले, हमारे यहाँ कल ही एक भूत को पकड़ लाया गया है, उसकी समझ कैसी है उसको तो भला देखो बिहारी। आज सवेरे एक चिलम निकाल कर मैंने उसे दी और कहा, तैयार करके लाओ तो भैया। मैंने सोचा इसकी विद्या एक बार देख लेने से ही ठीक होगा। कहने से तू विश्वास नहीं करेगा बिहारी, उल्लू ने चीज को मिट्टी में मिला दिया, पर तुम लोगों को वहाँ कष्ट न होगा। मेरी सावित्री चतुर लड़की है, 2 ही दिन में सिखा पढ़ाकर पक्का बना देगी। उसकी अपनी 15 आना विद्या भी उसी गुरु से सीखी हुई थी। उस बात को दबाकर वह झट बोला, लेकिन मैं यह भी कहता हूँ बिहारी,
पकड़ बैठने से कुछ नहीं होता। भैया बाबू लोगों को खुश करना, उनकी थाली में परोस देना बहुत साधारण विद्या नहीं है। इसमें बभनई का जोर चाहिए। अरे गहरे क्या करेंगे, लेकिन मेरा यहाँ काम करना अब हो नहीं सकता, यह तुझे पहले से ही कहे देता हूँ। तू कह देना तो भला मेरा नाम लेकर सावित्री से। वह उसी क्षण कहेगी, जाओ बिहारी, चक्रवर्ती को भुला लाओ। भले ही वह रुपया वेतन अधिक लेगा, सतीश बाबू भी कभी नहीं न कहेंगे। मैं उनका मिजाज जानता हूँ। लेकिन बड़ी बात यह है कि ब्राह्मणस्व ब्राह्मण गति, मैं 2 रुपया अधिक पाऊंगा तो वह कुपात्र में नहीं पड़ेगा। इतना कहकर चक्रवर्ती महाराज हंसने लगे। बिहारी अवाक होकर बोला, महाराज जी, सावित्री तो वहां नहीं है। चक्रवर्ती ने विश्वास की हंसी हंसकर कहा, अच्छा नहीं है तो मेरा नाम लेकर कह देना, उसके बाद जो कुछ होना होगा मैं देख लूंगा। बिहारी बाएं हाथ के पदार्थ को दाएं हाथ में लेकर बोला, तो मैं छूकर शपथ ले रहा हूं देवता, वह नहीं जाती वहां। इतनी बड़ी शपथ के बाद चक्रवर्ती फिर संदेह न कर सके। आश्चर्य में पड़कर कहा, तू कहता क्या है बिहारी, वह तो यहां भी नहीं आती। फिर 24 घंटे राखाल बाबू बेचारे सतीश बाबू को जो, अच्छा है तू जा, एक बार उसको देख तो आ, उसके बाद मैं हूं और राखाल बाबू हैं। मुझे जैसा तैसा ब्राह्मण मत समझ लेना बिहारी। उसके ब्राह्मणत्व में बिहारी की अगाध श्रद्धा थी। उसने चक्रवर्ती के हाथ में चिलम देकर पूछा, अच्छा सतीश बाबू ही क्यों चले गए? कहते हैं स्कूल दूर पड़ता है, लेकिन यह बात सही नहीं है। चक्रवर्ती ने कहा, नहीं, इसके अंदर कोई बात है। इसके बाद दोनों ने मिलकर चिलम खत्म कर दी। बिहारी उठ पड़ा और उद्विग्न मुख से सावित्री के घर की तरफ चला। उसको विश्वास हो गया कि सावित्री बीमार हो गई है। सावित्री के घर का सदर दरवाजा खुला हुआ था। बिहारी चुपचाप अंदर चला गया। प्रायः सभी कमरों के दरवाजे बंद थे। किराएदार दीवानिद्रा में पड़े हुए थे। बिहारी धीरे धीरे सावित्री के कमरे के सामने जाकर वज्राहत की भांति स्तब्ध हो गया। किवाड़ का एक पल्ला बंद था। बिहारी ने देखा उसकी आड़ में सावित्री धरती पर चुपचाप बैठी हुई है और पास ही चौकी पर बिछौने पर विपिन शराब पीकर मतवाला बना हुआ सो रहा है। पांव की आवाज से सावित्री मुंह बढ़ाकर अचानक बिहारी को देखकर एक ही क्षण में मानो बदहवास हो गई, लेकिन दूसरे ही क्षण अपने को संभाल कर बाहर आकर जोर से हंसकर बोली, आओ बिहारी बैठो। उसको अपने साथ ले जाकर रसोई घर के बरामदे में उसने चटाई बिछा दी और बड़े आदर से बिठाकर खुद पास ही फर्श पर बैठकर उसने पूछा, समाचार सब अच्छा है बिहारी? बिहारी ने सिर हिलाकर बतलाया कि अच्छा है। उसके बाद सावित्री के मुंह से फिर बात नहीं निकली। दोनों ही चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद बिहारी एकाएक उठ जाने को तैयार होकर बोला, मैं जा रहा हूं, मुझे बहुत काम करने हैं। सावित्री ने पूछा, अभी ही जाओगे? बैठो ना। बिहारी ने सिर उठाकर कहा, नहीं, जा रहा हूं। सावित्री साथ ही साथ सदर दरवाजे तक जाकर बोली, हाँ बिहारी, बाबू लोग तो बहुत नाराज हो गए हैं। बिहारी ने चलते चलते कहा, मैं तो जानता नहीं हूं, हम लोग वहां अब नहीं रहते। सावित्री ने व्यग्र होकर प्रश्न किया, नहीं रहते? वह मेस क्या टूट गया है? बिहारी ने कहा, नहीं टूटा तो नहीं है, सिर्फ सतीश बाबू से छोड़कर चले गए और मैं उनके साथ आया हूं। तुम लोग क्यों चले गए बिहारी? ये सब बहुत बातें हैं। कहकर फिर बिहारी चलने को तैयार हुआ तो सावित्री ने दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़कर अनुनय के स्वर में कहा, और एक बार चलकर बैठना पड़ेगा बिहारी। बिहारी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे समय नहीं है, कल एक बार फिर आओगे, वचन दो। बिहारी ने पहले की भांति कहा, नहीं, मुझे समय नहीं मिलेगा। क्षण भर सावित्री ने उसके चेहरे की ओर तीक्ष्ण दृष्टिपात करके हाथ जोड़ दिया। अभिमान को समस्त छाती में भरकर शांत भाव से वह बोली, अच्छा तो जाओ, यह बात उनसे कह देना। इस बात से बिहारी को ठेस लगी। उसने मुंह ऊपर उठाकर कहा, उन्होंने तो तुम्हारे संबंध में जानना नहीं चाहा? नहीं चाहा? नहीं। सावित्री स्थिर भाव से प्रतिघात सहकर रूखे स्वर से बोली, किसी दिन जान लेना चाहेंगे तो शायद कह दोगे। बिहारी ने कहा, नहीं, मैं औरत नहीं हूं, मेरे शरीर में दया माया है। कहकर और किसी प्रश्न की प्रतीक्षा न करके तेजी से छोटी गली को पार करके वह चला गया। सावित्री उसी जगह चौखट पर स्तब्ध होकर बैठ गई। उसके अंदर बाहर फिर एक बार आग धधक उठी।
आज वह सवेरे घर में नहीं थी। काली जी के दर्शन के लिए काली घाट गई थी। इसी अवकाश में विपिन यार दोस्तों को साथ लिए शराब पिए मतवाला बना आ गया और मोक्षदा के हाथ में 2 नोट देकर सावित्री के कमरे का ताला खोलकर बिस्तर पर बैठ गया और शराब मंगाकर घर भर के सभी लोगों को उसने पिलाई। पीकर सभी मतवाले हो गए। इन बातों को सावित्री कुछ भी जानती नहीं थी। दिन में 12 बजे उसने अपने मकान में घुसकर देखा, इस मकान की 2 पुरानी किराएदारिन शराब के नशे में गाली गलौज कर रही हैं और उसकी मौसी मोक्षदा सामने के बरामदे में पड़ी हुई टूटी फूटी आवाज में मौज से विद्या सुंदर पद गा रही है। सारे मकान में कहीं फरुही, कहीं उड़द का दाना, कहीं बत्तख के अंडों के छिलके, कहीं मछलियों के कांटे, कहीं केकड़ों की हड्डी बिखरी पड़ी है। पैर रखने तक का स्थान भी नहीं है। मोक्षदा सावित्री को देखते ही अपने ढीले कपड़ों को कमर पर लपेटती हुई उठ खड़ी हुई और उसका गला पकड़कर रोने लगी। बेटी, ऐसे ऐसे बाबू जिसके हैं उसको फिर कष्ट कैसा, उसको फिर दूसरों की नौकरी करनी चाहिए। पर मैं तेरी गरीब मौसी हूँ सावित्री। उसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। गालों पर, माथे पर, कपड़ों पर, समूचे अंग पर हल्दी के पीले दाग पड़ गए थे। श्वास में कच्ची प्याज की तीव्र गंध थी। असहनीय घृणा से सावित्री उसको जोर से ढकेलकर बोल पड़ी, मौसी तुम शराब पीती हो, तुम भी मतवाली हो रही हो। धक्का खाकर मोक्षदा रोना बंद कर और आंखें लाल कर चिल्लाई, मतवाली? जरूर मतवाली। मोहल्ले के लोगों से जाकर पूछ ले, वे कहेंगे मतवाली है। मेरा भी एक दिन था रे, मेरा भी एक दिन था, मेरा भी एक दिन था जब 24 घंटे शराब में डूबी रहती थी। तू इसका हाल क्या जानेगी, कल की छोकरी है तू। उनके गर्जन तर्जन से कुंठित होकर सावित्री ने शांत करने के अभिप्राय से कहा, लेकिन तुम पीती नहीं हो, आज एकाएक पीने क्यों गई? मोक्षदा ने और भी व्यथित होकर कहा, एकाएक फिर क्या, मैं एकाएक पीने वाली नहीं हूं। जाकर पूछ ले अपने बाबू से जो 1 गिलास पीकर औधा पड़ा हुआ है। अरे मर जाऊंगी तो भी अपनी मान मर्यादा न खोऊंगी। आंचल में 2 नोट बांध दिए हैं तभी मैंने गिलास पकड़ा है। यह कहकर गर्व के साथ आंचल को उठाकर कहा, जरा सा कह देने से ही दौड़कर पी जाऊंगी? वैसी मोक्षदा मैं नहीं हूं। सावित्री ने चौंक कर पूछा, क्या बाबू आ गए हैं? मोक्षदा ने कहा, नहीं तो इतना कांड करता कौन? यह भी कहती हूं पी लो, कह देने से ही क्यों पीऊंगी? मान इज्जत क्या नहीं है? इसके पहले बरामदे के उस किनारे की औरतें आपस में लड़ झगड़ रही थी। गले की ऊंची आवाज सुनकर झगड़े का आभास पाकर वे पास ही आ खड़ी हुई। विधु ने कहा, अजी मान इज्जत हम लोगों का भी है, ताने की बात हम लोग भी समझती हैं। फिर सावित्री तो लड़की की तरह है। उसका बाबू मेरा हाथ पकड़कर अनुनय करने लगा, इसलिए पीना पड़ा, नहीं तो उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई कि मोक्षदा गरज उठी, भले ही हो सावित्री का बाबू, भले ही हो दामाद, 20 रुपये आंचल में बांध लिए हैं तभी हाथ में गिलास छुआ है। ये बातें सुनकर सावित्री लज्जा और घृणा से मरती जा रही थी। बोल उठी, चुप रहो मौसी। मोक्षदा ने कहा, चुप क्यों रहूंगी? जो कुछ कहूंगी सामने ही कहूंगी। सब जानते हैं, साफ कहने वाली यदि कोई है तो वह है मुकी। इस बार विधु ने भी कंठ का स्वर ऊंचा बनाकर कहा, साफ कहना केवल तू ही जानती है, ऐसी बात नहीं है, हम भी जानती हैं। दामाद से 2 नोट लेकर शराब पी गई हो, 3 पा लेने से न जाने। मोक्षदा उछल पड़ी, बोली, छोटे मुंह बड़ी बात, और बोल न सकी। सावित्री ने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और जबरदस्ती उसे घसीटकर अपने कमरे में ढकेल कर जंजीर चढ़ा दी। वहीं से मोक्षदा न सुनने योग्य भाषा लगातार बरसाने लगी। लौट आने पर सावित्री विधु के दोनों हाथ पकड़कर बोली, मौसी मुझे क्षमा करो, सब दोष मेरा है। उसकी नम्र बातों से शांत होकर विधु ने कहा, तेरा दोष क्या है साबी? मोक्षदा को सदा से जानती हूँ, जरा सी पी लेने के साथ ही फिर रक्षा नहीं, कमर कस कर झगड़ा करने लगती है। यही उसका स्वभाव है। जा तू अपने कमरे में जा। यह कहकर वह चली गई। सावित्री काठ की तरह खड़ी रही। रोष और क्षोभ से आत्मघात करने की उसकी इच्छा हो रही थी। सतीश इतना निर्लज्ज हो सकता है? खुले तौर पर दिन दहाड़े ऐसा उन्मत्त आचरण कर सकता है? यह तो वह सपने में भी सोच नहीं सकती थी। इसलिए काल्पनिक नहीं, एक सच्ची वेदना उसके हृदय के अंदर
विशाल तरंग की भांति लुढ़कती हुई घूमने लगी। उसको मालूम होने लगा मानो उसका प्रियतम अकस्मात उसी के नेत्रों के सामने मर गया, जिसको केवल 2 ही दिन पहले वह कड़ी बातों से अपमानित करके विदा करने को बाध्य हुई थी। वहीं जबकि इतना शीघ्र, इतने सहज भाव से अपने समस्त आत्मसम्मान को विसर्जित करके ऐसा हीन, ऐसा विवश होकर वापस आ गया, तब भरोसा करने का, विश्वास करने का उसको और कुछ भी नहीं रह गया। उसकी दोनों आंखें जलने लगी, लेकिन एक बूंद भी आंसू की नहीं निकली। उसका सर्वस्व, उसका देवता, उसकी कल्पना का स्वर्ग, उसके भ्रष्ट जीवन का ध्रुव तारा, उसका यह काल पर काल, सब कुछ एक ही क्षण में उस इधर उधर बिखरी हुई गंदी चीजों, जूठन के ढेरों के बीच लौटने लगे। सावित्री स्थिर होकर खड़ी रही। कमरे की तरफ जाने के लिए किसी तरह भी उसके पैर नहीं उठे। उसे याद पड़ गया कि अभी उस दिन रात को उसको छूकर सतीश ने शपथ ली थी। आज ही इतनी जल्दी, जबकि सब भूल कर मतवाला बनकर उसके बिछौनों पर पड़ा हुआ है, तब उसके मुंह की तरफ वह और देखेगी कैसे? उसी समय नीचे मकान मालकिन के कंठ की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह भी आज मकान में नहीं थी। आते ही एक के मुंह से मोक्षदा और विधु का विवरण, उसके साथ ही और जो कुछ भी रहा सब सुन लेने पर क्रोध के साथ ऊपर चढ़ रही थी कि एकाएक सामने जूठे कांटे देखकर स्थिर होकर खड़ी हो गई। हाल में प्रयाग से सिर मुड़ा आने के बाद से उसके आचार विचार का अंत नहीं था। सावित्री को उस अवस्था में देखकर वह बोली, साबी, तुझे तो मैं अच्छी लड़की जानती थी। यह सब कैसा अनर्थ का काम है, बता तो बच्ची। सावित्री ने संक्षेप में कहा, मैं घर में नहीं थी। मकान मालकिन ने कहा, इस समय तो तू है, अब सफाई करे कौन? मैं? नहीं बच्ची, मेरे मकान में यह सब दुराचार नहीं चलेगा। अपने अपने कमरे में बैठकर जिसकी जो इच्छा है करो, मैं कहने न जाऊंगी, लेकिन बाहर बैठाकर यह सब कांड नहीं होगा। मैं इस पर पैर रख कर चलूंगी, छुआछूत करके जाति जन्म बिगाड़ूंगी, यह मैं न कर सकूंगी। यह कहकर वह दीवार से सट सट कर लांग लाग कर किसी तरह अपने उस तरफ के कमरे में चली गई। सावित्री फिर खड़ी नहीं रही। जूठन साफ कर सारी जगह धो पोंछ कर फिर स्नान करके आ गई और एक सूखे कपड़े के लिए कमरे में चली गई। अंदर जाकर बिछौने की तरफ देखते ही वह भय से, आश्चर्य से चिल्ला उठी, माँ रे, यह तो बिपिन बाबू हैं। शराबी गहरी नींद में डूबा हुआ था। वह जागा नहीं, बाहर का कोई आवाज सुन नहीं सका। सावित्री 2 कदम पीछे हट आई। उसका सारा शरीर कांपने लगा और माथे में हठात मूर्छा का लक्षण अनुभव करके दरवाजे की आड़ में माथा रखकर निर्जीव की भांति बैठ गई। कुछ देर बाद उसकी वह दशा बीत जरूर गई, लेकिन सिर ऊपर उठाकर सीधी होकर वह बैठ न सकी। इसके पहले जिस क्षोभ से, जिस दुख से उसका हृदय टुकड़े टुकड़े होता जा रहा था, जिसके निर्लज्ज आचरण की लज्जा से उसको मर जाने की इच्छा हो रही थी, वह लज्जा सच नहीं है, यह सतीश नहीं है, दूसरा ही है। यह आंखों से देख लेने पर भी उसका वह क्षोभ, वह दुख मानो तिल मात्र भी डिगा नहीं, वरन छाती और भारी हो गई। हृदय में मानो और अंधकार हो उठा। बिछौने की ओर वह फिर न देख सकी। उसकी दोनों आंखों से आंसू टपकने लगे। हाय रे स्त्री का प्रेम, इतने दुख में। इसी बीच किस समय गुप्त रूप से चुपचाप सतीश के सब अपराध उसने क्षमा कर दिए थे। उसकी सेवा करने के लिए स्वस्थ बना देने की प्यास से वह आर्त हो उठी थी और उसको देखने, उसके बातचीत करने की असह्य क्षुधा से उन्मत्त हो उठी थी। इसकी खबर शायद उसके अंतर्यामी को भी नहीं लगती थी। अब उस ओर की समस्त आशाओं के एकाएक झूठ में विलीन हो जाने के साथ ही उसका अस्तित्व ही मानो दिशा विहीन शून्यता के बीच डूब गया। ठीक उसी समय उसके द्वार के बाहर बिहारी आकर खड़ा हो गया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास चरित्रहीन, जिसे लिखा है सचिन चट्टोपाध्याय ने, के 9वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास चरित्रहीन के 10वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। सतीश के दिल में एक अग्निशिखा दिन रात जलने लगी। इस बात को उसका मन अस्वीकार न कर सका। उस आग से जलता हुआ उसका इतना बड़ा सबल शरीर भी निस्तेज होता जा रहा है। इसका स्पष्ट अनुभव करके
वह उद्विग्न हो उठा। बिहारी को बुलाकर कहा, माल असबाब एक बार फिर बांधना पड़ेगा। आज शाम की ट्रेन से घर जाना चाहता हूँ। बिहारी ने पूछा, गांव के घर या पछाह के घर पर? पछाह के घर पर, कहकर सतीश जरूरी चीज सामान खरीदने का रुपया उसके हाथ में देकर स्कूल चला गया। बिहारी के आनंद की सीमा ही नहीं थी। उसका मकान मेदिनीपुर जिले में है। पश्चिम का मुंह उसने आज तक देखा ही नहीं था। उस पश्चिम की ओर आज रवाना होना पड़ेगा। उसी क्षण शोरगुल मचाकर बांधना छादना शुरू किया। पांडे ने आकर भोजन के लिए बुलाया। बिहारी ने हंसकर कहा, महाराज जी तुम नहाओ खाओ, मेरा खाना एक तरफ ढक कर रख दो, यदि समय मिला तो देखा जाएगा, अभी तो मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। पांडे जी पहले वाली बात समझकर चले गए, बाद वाली बात समझ नहीं सके और समझने का प्रयत्न भी नहीं किया। हाथ का काम संपन्न करके बिहारी बाहर चला गया। बाजार जाना है, इसके अलावा बासा के चक्रवर्ती को भी समाचार देना है। सावित्री से घृणा हो गई थी, आज उसे मन में जगह नहीं दिया। आज सवेरे से ही सतीश के सिर में दर्द होने लगा था। दिन में 12 बजे के बाद विधिवत ज्वर देकर वह लौट आया। बिहारी मकान में नहीं था। वह दिन के 3 बजे के लगभग एक बोझा चीजें सिर पर लिए आकर बिल्कुल ही बैठ गया। इन दिनों प्रायः चारों तरफ बीमारी फैल रही थी। यह बात याद करके सतीश भी डर गया। दूसरे दिन ज्वर और दर्द दोनों ही बढ़ गए। संध्या के बाद सतीश ने चिंतित मुंह से बिहारी से कहा, ज्वर यदि शीघ्र न छोड़े तो तू अकेला सेवा कर सकेगा न? बिहारी ने डबडबाए हुए नेत्रों से कहा, भय क्या है बाबू? सतीश क्षण भर चुप रहकर बोला, एक बार उसको, यही सोच रहा हूं बिहारी, एक बार सावित्री को खबर देना ठीक नहीं होगा? शायद डॉक्टर भी बुलाना पड़े। किसी कारण से भी सावित्री को बुलाने की जरा भी इच्छा बिहारी की नहीं थी, लेकिन मन के भाव को रोककर उसने मृदु स्वर में कहा, अच्छा जा रहा हूं। उसी समय सतीश उन्मुख हो गया। उसके ज्वर की वेदना मानो आप ही घट गई। 2 घंटे के बाद बिहारी के अकेले लौट आने पर सतीश भय के साथ ताकता रह गया। बिहारी ने कहा, वह घर पर नहीं है बाबू। घर पर नहीं है? उस डेरे पर एक बार जाकर देखा? बिहारी ने कहा, उस डेरे पर अब वह नहीं जाती। 3-4 दिन से घर भी नहीं जाती। कहीं चली गई है, किसी को नहीं मालूम। उसकी मौसी को भी नहीं मालूम? नहीं, उसको भी बताकर नहीं गई। सतीश चुप हो रहा। बिहारी किसी तरह आंसू पीकर बाहर आ खड़ा हुआ। सावित्री का जो इतिहास वह उसकी मौसी से सुन आया था, किसी प्रकार वह समाचार आज इस रोगी आदमी के सामने न कह सका। अगले दिन डॉक्टर आकर दवा दे गए। सतीश ने दवा की शीशी हाथ में लेकर खिड़की के पास बाहर फेंक दी। यह देखकर बिहारी फिर एक बार आंसू रोककर सावित्री की खोज में चला। मोक्षदा रसोई बना रही थी। बिहारी ने पूछा, क्या आज भी वह नहीं आई? मोक्षदा ने कहा, कितनी बार बताऊं कि वह नहीं आएगी। जब बुरे दिन थे तब थी मौसी, अब तो उसके अच्छे दिन हैं। डेरे पर वापस आकर बिहारी ने बताया, आज भी सावित्री लौटकर नहीं आई। 2 दिन के बाद दवा न लेने पर भी सतीश का बुखार उतर गया। वह भात खाकर स्वस्थ होकर उठ बैठा। बिहारी ने कहा, अब नहीं, आज ही रवाना होना होगा। उसी दिन सतीश कलकत्ता से चला गया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास चरित्रहीन के 10वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास चरित्रहीन के 11वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। सतीश के दुर्बल रूखे सूखे मुंह की तरफ देखकर उपेंद्र बोला, भैया का डॉक्टरी सीखने का नमूना यही है क्या? सतीश ने हंसकर कहा, मुझसे हो नहीं सका उपेंद्र भैया। उपेंद्र ने विस्मित होकर पूछा, क्या न हो सका रे? सतीश ने लज्जित होकर कहा, डॉक्टरी मुझसे सही नहीं गई। उपेंद्र ने सतीश के सुंदर शरीर को देखकर कहा, अच्छा ही हुआ, गांव देहात में जाकर बेकार जीव हत्या करता, उसके पाप से ईश्वर ने तुझे बचा लिया। 1 महीने के बाद एक दिन उपेंद्र ने सतीश को बुलाकर कहा, मेरे साथ कलकत्ता चलना होगा सतीश। सतीश हाथ जोड़कर बोला, यह हुक्म तो तुम मत दो उपेंद्र भैया। कलकत्ता अच्छा शहर है, सुंदर देश है, सब अच्छा है, लेकिन मुझे जाने के लिए न कहो। यह बात सतीश ने व्यंग के रूप में ही कही थी, लेकिन उसका वह छल उसकी दबी हुई व्यथा को छिपा न रह सका। उसकी कृत्रिम हंसी वेदना की विकृति से ऐसी ही रूपांतरित होकर दिखाई पड़ी कि उपेंद्र आश्चर्य में पड़कर उसके मुख की ओर देखते रह गए।
उन्होंने जान लिया कि सतीश जरूर वहाँ कोई ऐसा काम कर आया है जिसको वह उनसे छिपा रहा है। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, तो रहने दे सतीश, तेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। उपेंद्र के मन का भाव अनुमान से जानकर सतीश ने व्यथित होकर पूछा, तुम कब जाओगे उपेंद्र भैया? आज ही? अच्छा चलो मैं भी चलूँ, कहकर हठात राजी होकर सतीश घर लौट आया और क्षण भर में ही कलकत्ता जाने के लिए अधीर हो उठा। उसने बिहारी से कहा, एक बार फिर बंडल बांध दे बिहारी, कलकत्ता जाना होगा। बिहारी ने चिंतित मुख से पूछा, कब जाओगे बाबू? सतीश ने हंसकर कहा, आज ही रात की ट्रेन से। अच्छा, कह बिहारी मुंह भारी बनाकर चल दिया। सतीश ने उसका बिगड़ा चेहरा देखकर सोचा, बिहारी को यहाँ तो कामकाज नहीं है, इसलिए मेहनत के डर से वहाँ जाना नहीं चाहता। लेकिन अंतर्यामी जानते हैं कि वृद्ध के मन की बात वह बिल्कुल समझ नहीं सका था। इसके एक दिन पहले सतीश ने बात ही बात में बिहारी से कहा था, अच्छा बिहारी, इतने दिनों में सावित्री तो अवश्य लौट आई होगी, लेकिन उसी समय वह कहाँ चली गई थी तुझे मालूम है? बिहारी ने कहा, नहीं बाबू, चाहता तो वह बहुत सी बातें कह सकता था, लेकिन एक दिन सावित्री के मुंह पर अपने पुरुषत्व का गर्व दिखा आया था। किसी तरह भी उस गर्व को न गवा सका। जिस दिन कलकत्ता से घर वापस आकर सतीश ने अपने कमरे में घुसते ही हाथ जोड़कर भावुक कंठ से कहा था, भगवान जो कुछ करते हो तुम भला ही करते हो। उस दिन सृष्टिकर्ता के विशेष कार्य को याद करके उसने इतना बड़ा धन्यवाद उच्चारण किया था। पूछने से वह शायद बता नहीं सकता, फिर भी कितने बड़े संकट के मुंह से वह वापस आ सका है, कितने बड़े अभेद्य जाल के फांस को छिन्न भिन्न करके वह बाहर आ खड़ा हो सका है, इसको वह निश्चित रूप से जानता था और इस सौभाग्य को उसने कृतज्ञता के साथ ग्रहण करना चाहा था। लेकिन उसके अंतरसाई अबोध मन ने उस तरफ दृष्टिपात तक भी नहीं किया। वह तो अवधा पड़ा हुआ रात दिन एक ही तरह रोता हुआ समय बिता रहा था। फिर भी चेष्टा करके वह पहले की ही तरह अपने लड़कपन के इष्ट मित्र, थिएटर, गाने बजाने के अड्डे आदि में शामिल हो रहा था, लेकिन किसी तरह भी पहले की तरह मिलजुल न सका। इसी तरह दिन बिताते रहने के बीच ही हठात आज कलकत्ता जाने का आह्वान सुनते ही उसकी विद्रोही गृहलक्ष्मी धूली सैया छोड़कर उठ बैठी। भविष्य के अच्छे बुरे की ओर बिना ध्यान दिए यात्रा की ओर कदम बढ़ा दिए। उसी रात को उपेंद्र और सतीश मेल ट्रेन से सेकेंड क्लास में कलकत्ता चल दिए। सीटी बजाकर गाड़ी चल पड़ी। उपेंद्र सो गए और सतीश खिड़की के बाहर झांकता रहा। मेल ट्रेन छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकती, मैदान, नदी, गांव रास्तों को पार करती हुई दौड़ती जा रही है और उसकी उस तेज दौड़ का अनुकरण करके ही शायद पास के पेड़ पौधे पल भर में अदृश्य होते जा रहे हैं। दिगंत में वृक्ष श्रेणियों और बांस झाड़ियों ने अंधेरा कर रखा है और उसके ही नीचे नदी के टेढ़े मेढ़े भाग में सफ़ेद जल रेखा खिड़की के नीले कांच के भीतर से दिखाई पड़ रही है। बाहर वृक्षों, खेतों और लाइन के किनारे के जंगलों और सूखे गड्ढों में सर्वत्र म्लान चांदनी बिखरी हुई है। सतीश की आंखों में आंसू आ गए। इस रास्ते से वह कितनी बार आया है, इस निस्तब्ध शांत प्रकृति को कितनी ही बार वह म्लान चांदनी के प्रकाश में देख गया है, लेकिन किसी दिन इस तरह वे उसकी दृष्टि में पकड़ी नहीं गई थी। उसे जान पड़ा मानो सब विच्छिन्न हैं, निर्लिप्त हैं, मृत हैं। कोई भी किसी के लिए व्याकुल नहीं है, कोई भी किसी का मुंह देखता हुआ प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। सभी स्थिर हैं, सभी उद्वेग रहित हैं, सभी आप ही आप संपूर्ण हैं। उस निर्विकार उदासीन धरती की तरफ देखने में उसे क्लेश सा मालूम होने लगा। वह अपनी आंखें पोंछकर बेंच पर लेट गया। कुछ देर बाद बक्सा खोलकर एक बांसुरी निकालकर उपेंद्र को लक्ष्य करके धीरे से कहा, गाड़ी के शोर से जब तुम्हें परेशानी नहीं होती तब बांसुरी की आवाज़ से भी नहीं होगी। मैं तो सो नहीं पाता। कहने के पश्चात वह पास आकर बैठ गया और बाहर की तरफ झांककर बांसुरी बजाने लगा। उपेंद्र की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। भगवान ने सतीश को गाने के लिए गला और बजाने के लिए हाथ दिए हैं, इस ओर से वे कृपण नहीं रहे। बचपन से ही वह इसकी शिक्षा प्राप्त करता रहा। सतीश बांसुरी बजाता रहा। इस अनिर्वचनीय संगीत को सुनने वाला कोई नहीं था। बाहर खंडित चंद्रमा उसका अनुसरण कर दौड़ रहा था। मिट्टी पर सुप्त ज्योत्सना की नींद टूट गई।
गाड़ी की गति जब धीमी पड़ गई और समझ में आया कि स्टेशन नज़दीक आ गया है, तब उसने बांसुरी रख दी। अगले दिन गाड़ी हावड़ा जाकर रुकी तो उपेंद्र ने पूछा, तू कहाँ जाएगा रे? सतीश ने विस्मित होकर कहा, यह कैसी बात? तुम्हारे साथ? तेरे जाने के लिए जगह नहीं है? तुम तो खूब रहे। इस संबंध में फिर कोई बात नहीं हुई। स्टेशन पर उतरते ही एक विलायती पोशाक पहने बंगाली साहब ने उपेंद्र से हाथ मिलाया। ये उपेंद्र के बाल मित्र ज्योतिष राय बैरिस्टर थे। तार पाकर लेने आए थे। उनकी गाड़ी बाहर खड़ी थी। थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें साथ थीं, कुली ने उन्हें गाड़ी पर रख दिया। फिर तीनों ही अंदर जा बैठे। बिहारी कोच बक्स पर बैठा। कोचवान ने गाड़ी चला दी। बहुत से रास्ते और गलियों को पार करके एक बड़े मकान के सामने गाड़ी आकर रुक गई। तीनों उतर गए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास चरित्रहीन के 11वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, इस उपन्यास के आगे के भागों को आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं, तो सुनना न भूलें और जुड़े रहें कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद।